सो दोस्तों, अब ना सिर्फ सुखोई 57 की चर्चा होगी, ना सिर्फ रफाल की, क्योंकि भारत ने अब सीधे उस खेल में कदम रखने की तैयारी कर ली है जहां अमेरिका का F-47 और चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट अगली हवाई जंग तय करने वाले हैं। फ्रांस के साथ दोस्तों भारत की यह साझेदारी अगर जमीन पर उतरती है तो आने वाले समय में भारत सिर्फ फाइटर जेट नहीं खरीदेगा बल्कि अगली पीढ़ी की एयर कम्बाट टेक में हिस्सेदार भी बनेगा। वेलकम बैक टू मालवीय क्लासेस दोस्तों, मेरा नाम है गौतम जैन और आज हम बात करेंगे भारत की उस बड़ी डिफेंस तैयारी की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि भारत की 6th जनरेशन फाइटर जेट में एंट्री हो चुकी है। पहले हम बात करते थे दोस्तों सुखोई 57 का रूस की तरफ से ऑफर आ रहा है, उसके साथ रफाल भारत और खरीद सकता है क्योंकि अभी 114 रफाल का ऑर्डर प्लेस किया जिसमें से 90 कह रहे हैं कि भारत में बनेंगे। फिर हमने मरीन रिफाइल्स के भी ऑर्डर दिए हैं दोस्तों, लेकिन क्या हम रफाल तक सीमित रहेंगे? क्योंकि आने वाले टाइम में चाइना और अमेरिका तो 6th जनरेशन टेक डेवलप कर लेंगे, तो भारत को भी उस पर काम किया जाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के FCAS यानी कि फ्यूचर कम्बाट एयर सिस्टम में शामिल होने की दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने संसदीय स्थायी समिति को बताया है कि भारत FCS में यह सहभागीदारी की कोशिश कर रहा है। इसका लक्ष्य केवल एक फाइटर जेट बनाना नहीं बल्कि भविष्य का पूरा एयर कम्बाट सिस्टम तैयार करना है। इसमें स्टेल्थ जेट आएंगे दोस्तों, AI, एडवांस सेंसर, ड्रोन और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जैसी तकनीक सब कुछ यहां पे शामिल होगी। भारत के लिए ये 4.5 और 5th जनरेशन से आगे जाकर के 6th जनरेशन की एयर पावर की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब FCS है क्या दोस्तों? इसका फुल फॉर्म है फ्यूचर कम्बाट एयर सिस्टम। नेतृत्व करेगा फ्रांस, यानी कि लीडरशिप है फ्रांस की। मुख्य अवधारणा क्या है? 6th जनरेशन एयर कम्बाट सिस्टम और प्रमुख तकनीक है स्टेल्थ टेक। स्टेल्थ टेक मतलब इसको डिटेक्ट करना रडार से दोस्तों बहुत ही मुश्किल होगा और इसमें AI टेक ड्रोन टीमिंग भी इसमें इंटीग्रेट होगी दोस्तों। लक्ष्य है भविष्य की नेटवर्क केंद्रित वायु युद्ध क्षमता को और बेहतर बनाना। FCAS में मुख्य लड़ाकू विमान को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके साथ रिमोट कैरियर यानी सहयोगी ड्रोन भी काम करेंगे। सभी प्लेटफॉर्म एक कम्बाट क्लाउड के माध्यम से जुड़े होंगे। इसका मतलब भविष्य में एक फाइटर अकेला युद्ध नहीं करेगा बल्कि पूरा नेटवर्क युद्ध करेगा। उसके साथ साथ ड्रोन भी हवा में उसके साथ उड़ेंगे दोस्तों। उदाहरण के तौर पे आप इस तरह से समझो कि एक फाइटर जेट ने ऑपरेशंस कंडक्ट करना है। अब ये फाइटर जेट के साथ साथ AI एडवांस्ड ड्रोन भी साथ में उड़ेंगे। इससे क्या होगा? दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स होगी दोस्तों, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी किसी फाइटर जेट को गिराने में। तो भारत की भागीदारी से उसे भविष्य की अत्याधुनिक एरोस्पेस टेक में प्रवेश मिला है दोस्तों। भारत के सामने अब दो ऑप्शंस हैं, एक है FCAS और दूसरा है GCAP। अब FCAS तो फ्रांस केंद्रित है, 6th जनरेशन एयर सिस्टम, 2040 के आसपास हम यहां पे फाइटर जेट देख सकते हैं। GCAP है दोस्तों ग्लोबल कम्बाट एयर प्रोग्राम, जिसमें ब्रिटेन, इटली, जापान और भारत भी शामिल होने का यहां पे कोशिश कर रहा है। ये भी 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाएंगे। 2035 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। GCAP में ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर के अगली पीढ़ी का फाइटर विकसित कर रहे हैं। इसलिए भारत के लिए सवाल सिर्फ फाइटर जेट खरीदने का नहीं बल्कि टेक पार्टनरशिप चुनने का भी है, क्योंकि भारत उपभोक्ता बनकर के नहीं रहना चाहता दोस्तों। भारत को चाहिए कि भारत भी उस टेक पार्टनरशिप का हिस्सा बने। आने वाले टाइम में भारत भी अपने देश में फाइटर जेट बनाए। तो अमेरिका का जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है F-47 दोस्तों, वो अमेरिका ने अपने नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD कार्यक्रम के तहत ये F-47 विकसित करने का निर्णय लिया। अमेरिकी वायुसेना बहुत एडवांस है दोस्तों। दुनिया में अमेरिकी नेवी और वायुसेना सबसे एडवांस है। अमेरिकी वायुसेना ने F-47 के इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को दिया है। F-47 को F-22 रैप्टर के भविष्य के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के दोस्तों F-22 रैप्टर वो किसी को नहीं बेचता है। ये स्टेल्थ टेक में बहुत ही एडवांस है। इनको डिटेक्ट करना नियर टू इंपॉसिबल है। यह एक नेटवर्क सिस्टम का हिस्सा होगा जिसमें क्रू फाइटर, अनक्रू सिस्टम सब एक साथ काम करेंगे। अमेरिका का लक्ष्य भी एयर सुपीरियरिटी को अगली पीढ़ी तक लेकर के जाना है, जिसमें स्टेल्थ और नेटवर्क टेक्नोलॉजी से मजबूत करना है। चीन भी 6th जनरेशन की दौड़ में है दोस्तों। चीन ने J-36, J-50 जैसे संभावित 6th जनरेशन कम्बाट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप दुनिया के सामने दिखाए भी हैं। यह भी स्टेल्थ टेक पे पूरा काम कर रहा है, लो ऑब्जर्वेबिलिटी और एडवांस एयर कम्बाट पे काम कर रहा है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी पे। इसके साथ साथ सुखोई 57 5th जनरेशन का खिलाड़ी है। रूस भी दोस्तों स्टेल्थ पे, सुपर क्रूज पे, एडवांस सेंसर पे, AI में सब पे काम कर रहा है। तो भारत क्यों पीछे रहे? भारत पहले रूस के साथ FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सहयोग पर काम कर चुका है, लेकिन वो परियोजना आगे नहीं बढ़ी दोस्तों। और फिर हमारे एयर चीफ मार्शल जी का यहां पे बयान भी ये आता है कि भारत को अगर रफाल मिल भी गए, 2030 तक मान लो भारत को रफाल मिल जाते, तो वो है तो 4.5 जनरेशन का जेट ना, तो 4-5 साल में रूस, चाइना, अमेरिका आगे निकल जाएंगे। तो भारत को 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर कर जाना चाहिए। यही भारत दोस्तों कर रहा है। अब 6th जनरेशन और 5th जनरेशन में आप कहोगे कि सर अंतर क्या है, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास 6th हो या 5th हो, फर्क पड़ता है दोस्तों। 5th जनरेशन में स्टेल्थ टेक है, 6th जनरेशन में और अधिक एडवांस स्टेल्थ टेक है। आप कहेंगे समझाएं। मान लो दोस्तों एक एयरक्राफ्ट, साधारण भाषा में आप समझो, बिल्कुल सिंपल तरीके से मान लो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है दोस्तों। अब एनिमी रडार ने उसको डिटेक्ट कर लिया। अगर यहां पे स्टेल्थ टेक है तो वो बहुत ही छोटा दिखेगा, एडवांस स्टेल्थ टेक है तो वो इतना छोटा दिखेगा दोस्तों, वो पॉइंट की तरह दिखेगा। मान लो कि एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है,
अगर वो इतना बड़ा दिखे कंप्यूटर सिस्टम में तो मिसाइल के द्वारा उसको न्यूट्रलाइज करना आसान हो जाएगा ना। अगर बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखे और उस पॉइंट से भी छोटा दिखे, यानी कब कोई फाइटर जेट आता है तबाही मचा करके चला जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि एडवांस स्टेल्थ है उसमें। तो मुझे बताओ एडवांस स्टेल्थ फायदेमंद ज्यादा होगी या स्टेल्थ होगी? तो आप कहोगे सर फिर तो सही बात है, भारत को 6th जनरेशन में काम करना चाहिए, वही कर रहा है दोस्तों। अभी ऐसा तो है नहीं कि ये तत्काल प्रभाव पे कल ही आ जाएगा, परसों आ जाएगा कि भारत ने पैसे फेंके और परसों हमने डिलीवरी ले ली। इसमें टाइम लगता है, इंजीनियरिंग लगती है, एडवांस टेक का यूज होता है, तो पूरा टीम वर्क होगा, फिर दोनों कंट्री के नेता आपस में मिलकर के बात करेंगे। अब सत्ता बदलती है, सरकार बदलती है, तो उनका क्या रुख रहता है, वो सब चीजें मैटर करेगी दोस्तों। लेकिन पहला कदम तो उठाना ही चाहिए और वो भारत ने उठाया है। 6th जनरेशन का सबसे बड़ा बदलाव केवल स्टेल्थ नहीं बल्कि पूरा सिस्टमेटिक एक अप्रोच है जिसमें यूएवी अनमैन्ड कम्बैट एयरक्राफ्ट रिमोट कैरियर को नियंत्रित कर, जिसमें फाइटर अपने साथ कई अनमैन्ड कम्बैट एयरक्राफ्ट और रिमोट कैरियर को नियंत्रित कर सकता है। इसके साथ साथ ड्रोन उड़ेंगे, कैप्टन उसको कंट्रोल कर सकता है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेट होगी, पायलट को सिखाया जाएगा, टारगेट आइडेंटिफिकेशन डिसीजन सपोर्ट में मदद करेगा, एडवांस सेंसर लगे होंगे। इसलिए भविष्य की जो एयर वॉर होगी वो सिर्फ और सिर्फ फाइटर जेट या पायलट पे निर्धारित नहीं दोस्तों, उसमें ड्रोन, एआई, सैटेलाइट नेटवर्किंग सब कुछ एक साथ इस एडवांस तरीके से काम करेंगे कि ऑपरेशंस कंडक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहां पे आपका सवाल होगा दो सर एमका का क्या हुआ? फिर भारत एमका भी तो बना रहा है। बिल्कुल दोस्तों, भारत का जो एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट है, दैट इज एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट, वो भी बनाएगा भारत। 2025 में सरकार ने एमका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी और इंडस्ट्री पार्टनरशिप पर जोर दिया। शुरुआत में एमका के प्रोटोटाइप और डेवलपमेंट के लिए लगभग 15,000 करोड़ का प्रावधान भी बताया गया है। शुरुआती एमका MK1 में JEF 414 इंजन का उपयोग प्रस्तावित है, जबकि आगे अधिक शक्तिशाली स्वदेशी इंजन की दिशा में भी काम चल रहा है। अब यहां पे 4.5 जनरेशन रफाल आज की डिमांड है, 5th जनरेशन आगे फ्यूचर एमका प्रोजेक्ट दोस्तों। इसके बाद जो 6th जनरेशन है, आज का 4.5 जनरेशन रफाल हमारे पास है। आने वाले टाइम में 3-4 साल में बाकी के रफेल डिलीवर हो जाएंगे, कुछ भारत में बनेंगे, कुछ फ्रांस से आएंगे दोस्तों। 5th जनरेशन एमका पे काम हो रहा है, 6th जनरेशन परसों की नीड है हमारी। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है दोस्तों, 2040-50 तक भारत के पास एडवांस फाइटर जेट होंगे। तो एमका की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इंजन था दोस्तों। भारत के पास इंजन नहीं है। आप इस तरह से समझो कि फाइटर जेट में मेन चीज तो इंजन है ना। अब इंजन के लिए दोस्तों अमेरिका की 70-80 साल की रिसर्च है, फ्रांस की इतने सालों की रिसर्च है, तब जाकर के इतना एडवांस इंजन बना है। अब भारत में उस तरह से राजनीतिक विल रही नहीं, पॉलिटिशियंस ने इतना ध्यान दिया नहीं, रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं किया, तो किस तरह से एडवांस इंजन हम बना भी पाते? इसलिए तो निर्भर है उन देशों पे। लेकिन अब दोस्तों हो सकता है आने वाले टाइम में भारत अपना इंजन बनाए, इसके साथ साथ जिन देशों के पास टेक है दोस्तों उनकी मदद से मिल करके काम करे। किसी भी एडवांस फाइटर के लिए हाई थ्रस्ट फाइटर इंजन सबसे कठिन तकनीकों में से एक है। मिसाइल बनाना आसान हो जाएगा दोस्तों एक बार के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना आसान है, लेकिन इंजन बनाना फाइटर जेट का बहुत मुश्किल है। भविष्य उसके लिए रिसर्च चाहिए। अमेरिका मल्टीपल टाइम फेल हुआ है, तब जाकर के उसके पास अपने फाइटर जेट के लिए सक्सेसफुल इंजन बना पाया। भविष्य के एमका MK2 के लिए लगभग 110 KN वर्ग के अधिक शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता होगी। तो भारत फ्रांस की साफरान के साथ अगली पीढ़ी के फाइटर इंजन पर सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। यदि भारत सफलतापूर्वक इंजन, रडार, स्टेल्थ टेक इन सब पे काम करता है तो एमका भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को बदल सकता है। अब यहां पे 114 रफाइल है दोस्तों, वो भारत की तत्काल ताकत है। भारत ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, जल्द ही हमें 3 से 4 साल के अंदर हमें ये रफाइल दोस्तों मिल जाएंगे। फ्रांस ने भारत को इसका टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल भी सौंप दिया है। प्रस्ताव में बड़ी संख्या में रफाइल बताया जाता है कि 90 के आसपास या उससे ज्यादा रफाइल भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने की योजना है। रफाइल आने के बाद इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है दोस्तों वो बढ़ जाएगी। अभी हमारे पास कितनी है? 31 है, सैंक्शन कितनी है? 42, यानी हमारे पास 11 स्क्वाड्रन कम है। अतिरिक्त 144 रफाइल को सामान्य स्क्वाड्रन साइज के हिसाब से देखें तो लगभग 6 स्क्वाड्रन की क्षमता बन सकती है। फिर यहां पे भारत के पास दोस्तों तेजस फाइटर जेट है, वो भी आएंगे। तो हो सकता है आने वाले 5 से 6 साल में भारत की सैंक्शन स्ट्रेंथ पूरी हो जाए, लेकिन पुराने फाइटर जेट भी तो रिटायर होंगे ना दोस्तों। तो इसलिए इंडिया को और ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ भारत को तेजस पे काम करना पड़ेगा। रफाइल तो है ही दोस्तों, इमीडिएट एयर पावर 4.5 जनरेशन फाइटर जेट, तेजस MK1 4th जनरेशन इंडिजिनस मास फाइटर है ये, फिर एमका जिस पे इंडिया काम कर रहा है। यानी रफाइल और तेजस आज की डिमांड है, एमका हमारा कल का जहाज है दोस्तों, और FCAS इस टेक पे जो भारत काम कर रहा है फ्रांस के साथ, ये आने वाले टाइम में हमारे फाइटर जेट्स की पूर्ति को पूरा करेगा, जिससे भारत एडवांस 6th जनरेशन फाइटर जेट की अगर हम बात करें तो अमेरिका और चाइना एंड रशिया इनके साथ खड़ा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की पूरी चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ है कि रफाइल भारत की आज की ताकत है, एमका भारत के कल की ताकत है, और 6th जनरेशन टेक भारत के परसों की तैयारी है। भारत अगर FCAS या किसी दूसरे 6th जनरेशन प्रोग्राम में प्रभावी भागीदारी हासिल करता है, यह एक फाइटर जेट प्रोग्राम नहीं बल्कि भारत के एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए टेक लीप हो सकता है। चीन अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है, अमेरिका F-47 के जरिए अगली पीढ़ी की एयर डोमिनेंस की तैयारी कर रहा है, यूरोप भी FCAS और GCAP के जरिए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के लिए सबसे जरूरी क्या है? फाइटर संख्या के साथ साथ इंजन, स्टेल्थ, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंबैट ड्रोन जैसी टेक में आत्मनिर्भरता। और यही तय करेगा कि आने वाले दशकों में भारत सिर्फ किसी
दूसरे देश का फाइटर खरीदने वाला देश होगा, या फिर खुद अगली पीढ़ी की एयर पावर बनाने वाली बड़ी ताकत। अगर आपको डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स की ऐसी ही गहराइयों वाली जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि भारत को एफसीएस में जाना चाहिए या जीसीएपी में। मैं हूं गौतम जैन, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।